नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन एकेडमी में। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जहां से हम लोगों ने आज क्लास छोड़ी थी, कुछ तकनीकी कारण से जो चैनल था दूसरा वाला वो भी डिलीट हो गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ आप सभी से। नया चैनल बनाया है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी। और ये आपका जैसे यूनिट 5 हिंदी कविता के 25 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है यूनिट वाइज। इकाई 1 से लेके इकाई 4 तक हम लोग पूरा कर चुके थे। जो लाइव क्लास में जुड़े थे उन्होंने भरपूर क्लासेस को देखा होगा। आज हम लोग इकाई 5 से फिर से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, है ना। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके निबंध आपने नहीं पढ़े हैं तो निबंधों को पढ़ सकते हैं, कहानियों को पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि उपन्यास को भी पढ़ सकते हैं, और भी उपन्यास मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी अगर आप पेपर 2 का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट भी है, आप एक बार डाउनलोड कीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कीजिए। जो ना समझ में आए, नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है 7209973250, ठीक है। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। आप कभी भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे से लेके 5 से 7:30 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और शाम को उसके बाद 6 बजे के बाद से आप कॉल कर सकते हैं। 6:30 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन मैसेज आपके फ्री है, आप 24 घंटे में कभी भी मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप, ठीक है। आगे ये आपका मॉक टेस्ट का मैंने जैसे कि बताया, आपको 5000 से भी ज्यादा प्रश्न मिलेंगे अगर ये मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पीवाईक्यू भी है और एमसीक्यू भी है। प्रैक्टिस ही आपको बताती है कि किस प्रकार से आपकी तैयारी हो चुकी है और कहाँ तक आपको और तैयारी करनी बाकी है, ठीक है। तो ये है। बाकी आप एचपीएससी का भी सेम है। अब ये वाली प्लेलिस्ट तो नहीं है अभी फिलहाल। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। प्रश्न नंबर 26 है, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ किसको संबोधित करता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ कि आपने अगर व्याख्या नहीं पढ़ी है ना कविता की, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ कविता को रीड कर लीजिए, है ना, पढ़ लीजिए। केवल पढ़ना है, 2-3 बार उसको रिवीजन करना है बस, है ना। तो और समझ में आ जाएगा आपको कि किसको बोला गया। क्योंकि कविता, मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए महादेवी वर्मा की कविता है ना, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, स्मिथ की चांदनी भी हूँ, और ये आपकी जो भी राइम्स बनी थी उसमें, वो उसका क्रम पूछ लिया गया था। जिन्होंने कविता को 2 बार 3 बार पढ़ा है वो क्रम सही करके आए थे, है ना। तो सिर्फ इसलिए नहीं परेशान हुई है कि मैम कविताएं वाली यूनिट बहुत ज्यादा हेक्टिक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। कम से कम जो आधुनिक काल की कविताएं लगी हुई हैं जयशंकर प्रसाद से, है ना, उनको आप पढ़ लीजिए। हरिऔध जी तक तो आपको देखने को मिलेंगी। जो पुराने कविताएं हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। भ्रमर गीत सार है, ठीक है, घनानंद कवित्त लगा हुआ है ना। तो इन सबको नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे की कविताएं हैं, अब जैसे नागार्जुन जी की कविताओं से प्रश्न बनता है तो उसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बताइए, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ किसको संबोधित करता है। टॉलस्टॉय को, गांधी जी को, सिरफिरा पागल को, या फिर तिलक को। गुड इवनिंग आरके। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तिलक को, ठीक है। ये मार्च 2023 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। अगला है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है, आपको बताना है। राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से। नेट मार्च 2023 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। इसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, पढ़ के ही जाना है परीक्षा में, ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा, सभी लोग बताइए आंसर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम ने विभीषण से कहा है अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये संवाद राम कह रहे हैं किससे, विभीषण से। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहां की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। आपको बताना है कौन से उत्तर सही होंगे। केवल 3 4 5, 2 4 5, 1 3 5 या फिर 1 2 3। राइट आंसर बताइए। जी सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 4 और 5। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, बिल्कुल सही है ना। भारतेंदु योगीन जो कथन थे वो इसमें 2 4 5 गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद इन्हीं की रचनाएं हैं। और प्रातः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग मिलता है। आगे चलते हैं। और जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कमेंट कर पाएंगे और साथ ही साथ उत्तर दे पाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। सतपुड़ा के जंगल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है ना। तो इसमें कौन कौन से विशेषण आए हैं आप सभी को बताना है। जगमगाते जगे जागे, नींद में डूबे हुए से चिलचिलाते जले, घिनौने घने कंप से कनकने। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 2 3, 2 3 4, 1 4 5 या फिर 2 4 5। बहुत आसान प्रश्न है, जिसने एक बार भी कविता पढ़ी होगी ना वो उत्तर दे लेंगे आराम से। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद कमेंट ऑन हो जाएगा आप सभी के लिए जितने लोग कक्षा में जुड़े हैं। सही उत्तर बताइए प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल 2 4 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने जंगल, कंप से कनकने। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 30। प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है बताइए। प्रिय प्रवास किन किन छंदों में रची गई है। इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, कनक मंजरी, मद्रकांता। मदाक्रांता, ये सारे ही छंद हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है प्रिय प्रवास को लिखने में। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर बताइए। और आज से ये डेली क्लास होगी है ना। तो जो हुआ वो तो हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार चैनल टेक्निकल कारण की वजह से डिलीट हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है और सिर्फ पढ़ाना है। आप उत्तर दीजिए प्रश्न नंबर 30 का प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहीं। 2 3 और 5 द्रुत विलंबित, फिर शार्दुल विक्रीडित और चौथा तीसरा है मद्रकांता। ये तीनों ही छंद में रचना हुई है। किसकी? प्रिय प्रवास जी की रचना हुई है। किसने लिखी है? 1914 में आई थी। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। कर्म, काम, ईड़ा, लज्जा, श्रद्धा। विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। 4 5 2 1 3, 4 1 2 3 4, 4 1 2 3 5, 5 4 2 3 1, 5 2 4 1 3। चिंता, आशा, चिंता, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। है ना, मुझे भी याद है अभी तक। जो एक बार दो बार आप याद कर लेते हैं ना तो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं चीजें, बशर्ते आप उसको दोहरान करते रहें, पढ़ाते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें, रिवीजन करते रहें। बताइए सही उत्तर। आसान प्रश्न है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले श्रद्धा, फिर काम, फिर लज्जा, फिर कर्म और लास्ट में आपका हो जाएगा ईड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 32। असाध्य वीणा कविता में प्रेमवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है। धर्म कीर्ति को, वज्र कीर्ति को, कीर्ति प्रभा को या फिर आंभी को। मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। असाध्य वीणा कविता में प्रेमवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है। सही उत्तर बताइए सभी लोग।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वज्रकीर्ति को। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 33। शासन की बंदूक कविता किस छंद में लिखी गई है? किसकी कविता है ये? नागार्जुन जी की कविता है। शासन की बंदूक किस छंद में है? बरवे में है, सोठा में है, दोहा में है या फिर उल्लाला में है? मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। जी रेणु धाकड़ आ गई हैं, 32 का बी बता रही है, सोरठा नहीं, ये 32 का बता रही है। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा दोहा। ठीक है, दोहा छंद में शासन की बंदूक कविता लिखी गई है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? देखिए, कविता वाली यूनिट है, मैंने क्या कहा था आपसे शुरुआत में कि सिर्फ कविता का पाठ पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, कोई ज्यादा व्याख्या में मत जाइए कि व्याख्या नहीं पढ़ेंगे तो व्याख्या नहीं, आपको भावार्थ नहीं बताना है। कुछ कुछ शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, जैसे कबीर वाली जो कविता लगी हुई है ना, कबीर के जो पद लगे हुए हैं, उससे आपको शब्द अर्थ देखने को मिलेगा। पूरा पूरा मैंने कराया भी है, कई कई बार कराया है। वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी ही इस नए चैनल पर। ठीक है, और आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन पे भी अब क्लासेस चलेंगी डेली बेसिस पे। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है? धन्य, शुभ्रे, शुचिते, मुक्ते, गीते, बताइए। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर बताइए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले प्रयोग करते हैं निराला जी धन्य, फिर शुचिते और लास्ट में पांचवा गीते। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 35। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? अंग्रेजों का राज, कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, स्वतंत्रता की कामना, दुर्भिक्ष। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? राइट आंसर बताइए। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, उसके बाद में आप कमेंट कर पाएंगे। सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 5। कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था और दुर्भिक्ष, ये तीनों ही वर्तमान खंड में उपशीर्षकों के नाम हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 36। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? अब देखिए, भूल गलती कविता और अंधेरे में कविता है ना, ब्रह्म राक्षस कविता, ये तीनों ही कविताएं आपको मुक्ति बोध जी की याद करके जानी है। जी आर के जी 35 का सी बता रही हैं, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है? 3, 4 और 5। अल गजाली, इब्ने सीना और अल बरूनी। ठीक है, इब्ने बतूता नहीं है, बंदावी नहीं है, भूल गलती कविता में ये 3 ऐतिहासिक पात्रों का जिक्र है। बाकी 2 और भी हैं, पूरी कविता को पढ़ के ही जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। किसकी कौन सी रचना है? इधर रचना के नाम दिए हैं, रचनाकारों के नाम है, आपको बताना है। अकाल में सारस, वन पाखी सुनो, ठंडा लोहा, बची हुई पृथ्वी। इधर रचनाकारों के नाम है नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, लीलाधर जगूड़ी, केदारनाथ सिंह। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। मिलान कर लीजिए, अकाल में सारस हो जाएंगे केदारनाथ सिंह, वन पाखी सुनो ये रचना है नरेश मेहता जी की, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी की रचना है, और बची हुई पृथ्वी ये हो जाएगी लीलाधर जगूड़ी की। ठीक है, जितना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और पीवाईक्यू की क्लासेस चलती रहेंगी आपकी। अभी हम लोगों ने
इकाई यूनिट वाइज कर किया है। यूनिट वाइज में हम लोगों ने 1 2 3 4 ये कर चुके हैं। आज हम लोग पांचवी यूनिट कर रहे हैं और कल हम लोग छठवीं यूनिट पे जो उपन्यास है उस पर हम लोग क्लास पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, बीन भी हूं मैं रागनी भी हूं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाई। देखिए, जिस प्रश्न की मैं बात कर रही थी वो प्रश्न यहाँ पर आ भी गया। स्मित की चांदनी, कुलहीन प्रवाहिनी, सुनहली दामिनी, अखंड सुहागनी तुम्हारी रागनी। सही उत्तर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 38 का बताइए उत्तर सही। सबसे पहले तुम्हारी रागनी भी हूं, है ना। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 5, ये पांचवा ये आएगा तुम्हारी रागनी, उसके बाद में आएगा कुलहीन प्रवाहिनी, उसके बाद आएगा अखंड सुहागनी भी हूं, फिर तीसरे नंबर पे सुनहली दामिनी और लास्ट में स्मित की चांदनी भी हूं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 39। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। कथन दूसरा है कि प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। कथनों को बताना है आपको, दोनों कथन सत्य हैं कि दोनों असत्य हैं, एक सत्य है दूसरा असत्य है, या फिर पहला असत्य है दूसरा सत्य है। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर क्या होगा? आसान है ये तो। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा जी, दोनों सत्य हैं। कथन एक भी सत्य है और कथन दूसरा भी सत्य है। प्रश्न नंबर 40 है, लखकर अनर्थ आर्थिक पर्थ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है और ये बताइएगा कौन सी कविता से उद्धृत है पंक्तियां। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ कौन है? निराला है, राम है, मनु है या पुरुरवा है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? जून 2023 प्रथम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। सही उत्तर हो जाएगा, निराला जी खुद ही कह रहे हैं। ठीक है, लखकर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रम है स्वार्थ समर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? चिंता का, ईड़ा का, श्रद्धा का या लज्जा का? जी रेणु जी बता रही हैं। सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? जी, 41 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही, बिल्कुल सही। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 42। निम्नलिखित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, असाध्य वीणा कब आई? परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में। असाध्य वीणा कब आई थी? आंगन के पार द्वार में आई थी ना। आंगन के पार द्वार में संकलित है ये कविता, 1961 में आई थी। परिवर्तन आई थी 1924 में। कुकुरमुत्ता आई 1946 में। कहीं कहीं इसका 1941 हंस में छपी थी तब 1941 में, लेकिन 46 में ही मानते हैं। मोचीराम कविता कब आई और अंधेरे में कविता कब आई? मोचीराम अंधेरे में कविता तो आई है 1964 में, है ना, 1964। और जो मोचीराम है ये 1972 या 73 में आई है, ऐसे ही है।
अब लगा लीजिए सही। 42 का सी बता रही है रेणु धाकड़। और भी लोग 6 लोग जुड़े हैं, आज बहुत कम लोग जुड़े हैं। डेली क्लास होगी, अब चैनल डिलीट हो जा रहा है बार बार मेरी ही त्रुटि के कारण। होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें जब अच्छी चलने लगती हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो यही सब चीजें चल रही हैं। बाकी कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बस। 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, असाध्य वीणा। अब सबसे पहले परिवर्तन दूसरे नंबर पे, उसके बाद में आएगी, इसको एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, 1964 1972 मोचीराम है। ठीक है, अंधेरे में उन्हें, ये बिल्कुल सही है। फिर तीसरे नंबर पे फिर आपका दूसरे नंबर पे कुकुरमुत्ता आएगी 1946 में। उसके बाद असाध्य वीणा 1961 में, अंधेरे में 1964 और मोचीराम आपका 1972 में। ठीक है, परीक्षा भवन में भी आपको यही करना है। ठीक है, लिख लिया, क्योंकि एक रफ पेन आपको मिलेगा, रफ पेन आप रफ पेपर मिलेगा, माफ कीजिएगा, और पेन भी देते हैं। ठीक है, और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लिखते जाना है जो चीजें नहीं समझ में आ रही स्क्रीन पे, कि तो आपको असाध्य वीणा, आप ये नहीं लिख रहे हैं कि पूरा असाध्य वीणा लिख रहे हैं उसके बाद आप सन लिख रहे हैं। अब जैसे तमस का प्रकाशन पूछ लिया तो फटाफट लिख लिया, हाँ तमस का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, या धरती धन्ना अपना का प्रकाशन वर्ष है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए, क्योंकि अब तो पात्र दे देते हैं, पात्र के अकॉर्डिंग आपको अनुक्रम में लगाने को दे देते हैं, है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यह चर है। कौन सा छंद है यहाँ पे होना चाहिए, कौन सा छंद है? शार्दुल विक्रीडित छंद, द्रुत विलंबित छंद, मदाक्रांता छंद, या फिर वसंत वसंत तिलका छंद? प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर बताइए। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। सही उत्तर हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रथम सर्ग किस छंद में लिखा गया है? द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता में है? नक्सलबाड़ी में, मोचीराम में, अकाल दर्शन में, या फिर पटकथा में? एक चीज और आपको करनी है, जब परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते हैं ना, तो जो कविताएं आपके सिलेबस में है उन्हीं ऑप्शन को, अब जैसे पटकथा नहीं लगी हुई है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, मोचीराम और नक्सलबाड़ी लगी हुई है, अकाल दर्शन भी नहीं है ना, अकाल दर्शन है, मोचीराम है और नक्सलबाड़ी है। तो इनमें से आपको बताना है कि मुझे दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, किस कविता में कहते हैं कवि। प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा नक्सलबाड़ी, है ना। सहमति वाला जो है ना, कविता सहमति से शुरुआत होती है। प्रश्न नंबर 45 है, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? विक्रम का, यक्ष का, शकुंतला का, इंदुमती का, फिर अज का? इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे? कालिदास सच सच बतलाना। पढ़ी होगी कविता आप लोगों ने। विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती, अज। 1 2 3 2 3 5 1 4 5 या फिर 2 4 5? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 2 4 और 5। यक्ष का उल्लेख मिलता है सबसे पहले, फिर इंदुमती का, और उसके बाद में अज का। शकुंतला और विक्रम इसमें नहीं है। ठीक है, यक्ष है, इंदुमती है और अज है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 46। निम्नांकित अनुवादों को उनके निम्न हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। खड़िया का घेरा, एकांतवासी योगी, शांत पथिक, श्रीधर पाठक की दोनों रचनाएं हैं ये, एकांतवासी योगी भी और शांत पथिक भी। कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना और विश्व प्रपंच। आपको ये ऐसे प्रश्न देखिए सबके लिए कठिन होते हैं, ऐसा नहीं है कि अरे ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है तो, और 2023 में ही बना हुआ है, पिछले साल में ही बना हुआ है प्रथम पाली में ये प्रश्न, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही कठिन है, सबके लिए कठिन होगा ये प्रश्न। ठीक है, एकांतवासी योगी, शांत पथिक, ये तो पता है कि ये दोनों ही रचनाएं श्रीधर पाठक जी की हैं। ठीक है, खड़िया का घेरा आप नोट कर लीजिएगा, कमलेश्वर की रचना है, नोट कर लीजिएगा।
कमलेश्वर जी की रचना है। कब आई थी ये भी नोट कर लीजिएगा, ये प्रकाशित हुई थी 2002 में। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। कब आई थी ये आई थी आपकी 1886 में। शांत पथिक ये भी श्रीधर पाठक की रचना है, ये आई थी 1902 में। और कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, ये आपकी रचना है किसकी, ये रचना है हबीब तनवीर जी की। ठीक है, नोट कर लीजिए, हबीब तनवीर जी का नाटक लगा हुआ है आगरा बाजार, है ना। कब आई थी ये 2004 में आई थी। और विश्व प्रपंच ये शुक्ल जी की है, एक आलोचनात्मक निबंध लिखा हुआ है विश्व प्रपंच, अनुवाद है ये एक्चुअली में। ठीक है, अनुवाद ग्रंथ है ये, अनुवाद, इसको निबंध की श्रेणी में भी लिया जाता है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये नोट कर लीजिएगा 1920 में। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सबसे पहले तो एकांतवासी योगी आएगा। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 5 1 4। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 47। पंक्ति दी गई है, पुस्तक या कविता है, और इधर सूची 2 से मिलान करना है। पंक्ति दी गई है ये, ठीक है। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, बहुत फेमस पंक्ति है। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ में सकी भय से। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। पंक्तियां हैं आपकी कविता में लगी हुई, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी पंक्तियां पूछी गई हैं। साकेत, गीत फरोश, लक्ष्मी रथी और सांदे गीत, ये चारों ही रचनाएं आपके सिलेबस से में ही हैं। सही उत्तर बताइए। 3 1 4 2 2 1 4 3 4 3 2 1 3 4 2 1। जी रेणु जी, आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 47 का। 47 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूछेगा जग किंतु नाम ना बोल सकेंगे, रश्मि रथी से है। ना कुछ कह सकी अपनी, ये हो जाएगी साकेत से। तोड़ दो या क्षितिज महादेवी वर्मा की कविता, सांद गीत से। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, हाँ हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, गीत फरोश से, भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 48। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया। स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर दिए, विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी। अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर बताइए। अंधेरे में कविता बड़ी कविता है, 8 भागों में विभाजित है ना, 1964 में आई थी। लंबी कविता में आती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1 2 और 5। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, और 5वां है अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया। ठीक है, इसलिए बार बार कह रही हूँ, इकाई 5 बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कविताएं उपन्यास से तो बहुत ही आसान, उपन्यास तो पढ़ने में आपको 1 महीना लग सकता है, लेकिन कविताएं आप एक दिन भी पढ़ेंगे ना तो मिनिमम आप 4 से 5 कविताएं पढ़ ले जाएंगे। और जैसे छोटी छोटी कविताएं, जैसे नागार्जुन जी की अकाल, और उसके बाद सबसे छोटी कविता तो वही लगी हुई है आपके सिलेबस में, है ना। और आप निराला जी की कविताओं को देख लीजिए, वो भी 3 कविताएं हैं, और मेजर मेजर कविताएं आपसे पूछी जाएंगी उसमें, जैसे राम की शक्ति पूजा है और सरोज स्मृति, इससे प्रश्न बनता है, तो इसको बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है इन सब कविताओं को। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49। शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है। श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, आशा। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कामायनी के तीनों सर्ग आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं 1 2 दिन में अपलोड कर दूंगी क्लासेस। कामायनी पूरी मैंने कविता पढ़ाई थी व्याख्या के साथ में। क्यों दिक्कत हो रही है, यूनिट 5 बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है यूनिट 5, और मैक्सिमम प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से कभी कभी। पिछले साल ज्यादा नहीं बने थे, लेकिन इस बार पूरे चांसेस है इकाई 5 से ज्यादा प्रश्न बन जाएंगे, है ना। तो इग्नोर मत कीजिए बिल्कुल भी, जितना पढ़ सकते हैं, जितना आपके हाथ में हो उतना पढ़ लीजिए। ठीक है, नोट्स
में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सारगर्भित रूप से मैंने उसमें लिखे हुए हैं, कब प्रकाशन वर्ष हुआ, कौन सी रचना, कौन सी संग्रह में संकलित है ना? थोड़ा-सा उसकी व्याख्या भी मैंने बताई हुई है आप लोगों को, और साथ में जो पंक्तियाँ हैं वो भी, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ वो भी लिखी हुई हैं। एक बार जब आप पढ़ लेते हैं ना जब कविता को, तो उसके बाद से कुछ भी कठिन नहीं लगता है फिर, सब आसान है। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर क्या होगा बताइए? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रद्धा। ठीक है, शक्तिशाली हो, विजयी बनो, ये श्रद्धा कहती है किससे? मनु से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 और आज का ये अंतिम प्रश्न। निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन है। पान मैं ही चूना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह जागो फिर बांधो ना इस ठाव बंधु में गीत में है। नहीं, जागो फिर नहीं, बांधो ना ठाव इस ठाव बंधु गीत में है। गरजो हे मद्र वज्र स्वर, यह पंक्ति पंक्ति एक बार कविता में आई है। रिजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छा, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में आई है। अब ये लॉन्ग प्रश्न क्यों बनते हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए, है ना? आता सब कुछ सबको ही है, लेकिन ये लंबे प्रश्न इसलिए बना दिए जाते हैं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा समय जाए। इसीलिए कहते हैं इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन जो छोटे प्रश्न है, जो वन लाइनर है, अगर आता है उत्तर तो उसको तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाना। ऐसा नहीं है अगर 2 बार 3 बार फिर उसको पढ़ रहे हैं, है ना, तो बेवकूफी होगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आते हैं फूट वाले, और कुछ कुछ वन लाइनर भी आते हैं। वन लाइनर पे ज्यादा समय नहीं देना है। सही उत्तर बताइए इसका। पान मैं ही चूना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है, तो बिल्कुल सही है। कुकुरमुत्ता कविता भी छोटी कविता है ना? पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न तो वैसे नहीं बनते, लेकिन हाँ, कूट में देखिए प्रश्न बना हुआ है, तो हो सकता है पूछ ली जाए। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 1 2 4। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, ये आपकी अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है। बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, और आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th, रिजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छा, ये पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू प्रश्न थे। हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्न कर लिए हैं इसमें। कल हम लोग करेंगे इकाई 6 हिंदी उपन्यास पे कुछ प्रश्न। सभी का आभार एवं धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कविता वाली यूनिट अच्छे से पढ़ लीजिए, सिर्फ कविताओं को रीड करके जाना है। टेलीग्राम पर आप लोगों को जो सारी कविताओं का जो संकलन है वो मिल जाएगा। ठीक है, सारी ही कविताएं दे रखी हैं, आप जरूर उसको पढ़ लीजिए, और अपने नोट्स में अगर जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ से प्रश्न बनता है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बाकी जिसको नोट्स चाहिए वो 7209973250 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आपको ई बुक पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, और जिसको आप लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, और अगर हार्ड कॉपी आप लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी आपको घर पर पहुंचा दी जाएगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू सभी को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।